हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्या देखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका जो सीखे थे पिछले क्लास में बाय सवार्ट लॉ के द्वारा, उसी का एप्लीकेशन, मतलब बाय सवार्ट लॉ का एप्लीकेशन। ध्यान रखना है। क्या अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज बाय सवार्ट लॉ का एप्लीकेशन, और इसके पहले पढ़े थे बाय सवार्ट लॉ। अब इसमें हम लोग को 3 एप्लीकेशन है पढ़ना हमारे सिलेबस में, वो तीनों अभी पढ़ने जाएंगे और वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए और कंपटीशन के लिए तो सब है ही। बोर्ड के लिए एकदम ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, एकदम आउट क्वेश्चन टाइप का है, इसलिए एकदम वेरी 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 आप लिखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। 99.999% सोचिए, ऐसा ये इंपॉर्टेंट है। इसको आज पढ़ करके और उसको लिख लेना है, एकदम क्लियर कट आपको बताने जा रहे हैं। तो बोलिए क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाय सवार्ट लॉ का एप्लीकेशन। बाय सवार्ट लॉ का यूज करके कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, क्योंकि बाय सवार्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड निकालने का टेक्निक बताए थे और वो टेक्निक हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। अब उसका हम यूज पढ़ रहे हैं। तो देखिए पहला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए स्ट्रेट वायर। देखिए एक स्ट्रेट वायर है, ये आपका स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। ये स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट क्या है? आई फ्लो कर रहा है। कैसा वायर है? स्ट्रेट, सीधा। ये सीधा है, टेढ़ा दिखाई दे रहा है साजन कुमार, तो सीधा देखो। तो ये आपका स्ट्रेट वायर। अब इस स्ट्रेट वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इसके चारों तरफ क्या हो गए होंगे? फील्ड। ये जैसे इसमें मान लो कि करंट जा रहा है, वायर है, तो इसके चारों तरफ फील्ड हो गए होंगे। देखना, चारों तरफ फील्ड। तो जब इसके चारों तरफ फील्ड हो जाएगा, इसके चारों तरफ फील्ड, अब वही फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो भाई कहां पे निकालना है, ये बात देखेंगे। तो ये यहां से ये परपेंडिकुलर है आपका, ये P पॉइंट जो कितना डिस्टेंस है? D डिस्टेंस पर आपका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यही मैटर, ये जो हेडिंग लिखा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए स्ट्रेट वायर, इसका मीनिंग यही हो गया कि एक स्ट्रेट वायर है और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। इस यहां से D डिस्टेंस पर P पॉइंट है, वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। चलिए इस बात को लिख लेते हैं। बी फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट carrying wire, due to current carrying a straight wire। इसी कारण निकालना। अब भाई कैसे निकालेंगे? तो भाई सवार्ट लॉ से निकालना है। आपका मिशन मिला हुआ है, रास्ता आगे की ओर दिख रहा है। बाय सवार्ट लॉ के अनुसार से फाइंड आउट करना है। तो चलो भाई बाय सवार्ट लॉ क्या था, इसको अगर हम यहां पर थोड़ा सा लिख दें कि dB बाय सवार्ट लॉ, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl साइन थीटा बाय RS। यही मैटर कहते कि एक स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल के उसको इंटीग्रेट कर। एक स्मॉल करंट एलिमेंट मान, चलिए एक स्मॉल करंट एलिमेंट यहां से L डिस्टेंस पर एक स्मॉल करंट एलिमेंट मान लें। चलो ये DL लेंथ है, L लेंथ पर DL।
अब स्मॉल करंट एलिमेंट क्या हो गया यहां पर, आई करंट इससे फ्लो कर रहा है और डी। अब इसके कारण यहां पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो और उसके बाद से फिर इंटीग्रेट कर देना, यही फंडा है। यही बात सवाटला बेचारे बता करके चले गए। क्या करोगे, जाना आना सृष्टि का रूल है। तो इसलिए ये इस स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण निकालो बी पॉइंट पर और उसको इंटीग्रेट कर दो तो पूरे वायर के कारण निकल जाए। क्यों हम डीएल लेंथ किए, क्योंकि बात सवाटला बोले थे कि स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण करना है। करंट एलिमेंट मतलब करंट और उस पे जिसमें करंट फ्लो कर रहा है करंट और उसका लेंथ, तो स्मॉल करंट एलिमेंट डी आई डीएल हो गया। अब चलो बात सवाटला में क्या क्या नीड है, एक स्मॉल करंट एलिमेंट को मान नीड क्या क्या, तब म्यू नॉट बाय 4 तो लिखना ही। करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट है, मीनिंग को समझना है, आइडियल नहीं याद रखना है, वो याद रखना है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये करंट एलिमेंट है, जिसके कारण तुम निकाल रहे हो उसका करंट एलिमेंट, तो मेरा भी आइडियल हो। चलो ये बल्ले 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 आइडियल मिल गया। क्या मिला, आइडियल मिल गया। अब मेरा चाहिए आर क्या है, बताइए आर क्या है। तो देखिए आर जो है लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस फ्रॉम करंट एलिमेंट टू पॉइंट पी। करंट एलिमेंट से पी पॉइंट के बीच का लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस। लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस का मतलब स्ट्रेट लाइन में मिला है। तो चलो इसका यहां से लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस चाहिए, तो यहां से मिलाइए। अब ये स्ट्रेट होना चाहिए, ये लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस स्ट्रेट होना चाहिए। ये देखिए ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को आप कुछ मानिएगा ना, यही चाहिए आपको डिस्टेंस, हम भी आर मान लेते हैं। लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस यहां से यहां तक का आर, तो चलो आर ही हम लिखेंगे, आर का वैल्यू देना रहेगा तो इसे हम दे दें। तो चलो मेरा आर का भी काम बन गया। अब उसके बाद से फिर देखिए एंगल साइन थीटा, थीटा चाहिए, साइन तो लगा ही देंगे, थीटा चाहिए। भाई थीटा किसके बीच का, करंट एलिमेंट और आर के बीच। तो आर क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग वो होता है करंट एलिमेंट से। देखिए आर का डायरेक्शन करंट एलिमेंट से उस पॉइंट का, ये आर का डायरेक्शन, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन करंट के लोग ऊपर, ये दोनों के बीच का एंगल। तो देखिए दोनों मिलन बिंदु से दूर भगा रहा है, इसलिए ये दोनों के बीच का एंगल यही होगा। इसको हम मान लेते हैं थीटा। तो चलो मेरा भी थीटा ही लिखाएगा। ये सब हम उसमें जो पॉइंट दिया हुआ था उसको हम क्या किए, लोकेट कर लिए। अब सब का वैल्यू यहां लिख करके डीवी का वैल्यू निकाल के उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। भाई इसमें कितना पॉइंट होता है, करंट एलिमेंट एंगल, तीन को सर्च करके लिख देना, उसको आज जाकर के याद कर लेना, लिख ले एक दो बार, ये लॉन्ग क्वेश्चन समझिए तैयार हो जाएगा आपका। अब लिखना पड़ेगा इंग्लिश। वी कंसीडर a small current element ideal on a straight wire, on a straight wire। अब चलिए मैग्नेटिक फील्ड, ज्यादा इंग्लिश भी नहीं लिखना, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू
a small current element I dl. Magnetic field at point P due to a small current element I dl b dB. तो चलिए dB का वैल्यू अब क्या होगा? तो b dB, तो अकॉर्डिंग टू Seward law, dB is equal to mu नॉट बाई 4 लिखिए, तो लिखना ही है। उसके बाद आइडियल करंट एलिमेंट लिखिए, तो आपका भी मेरा भी करंट एलिमेंट आइडियल है, और साइन थीटा भी थीटा ही है, और आर भी आर स्क्वायर। मेरा dB का वैल्यू यही होगा। अब इसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना। तो पूरी के कारण क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। तो लिख लेते हैं पहले इंग्लिश। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट in a straight wire at point P BB is equal to integration mu naught by 4 pi I dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब इसी का करना होगा इंटीग्रेशन। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, आपका वैल्यू निकल जाएगा इससे स्ट्रेट वायर का। अब इंटीग्रेट करने का बारी आया। चलिए अब इसको तो मिटा ही दिया जाए, एक रहेगा। अब ये dB का जरूरत नहीं। अब बताइए कैसे करेंगे इंटीग्रेट? तो देखिए, इसमें P इज इक्वल टू कांस्टेंट को बाहर करेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई और बड़ा झटका देता है। डरने का बात नहीं है, कॉन्सेप्ट का झटका। जोर का था लेकिन धीरे से एक्टिंग किए। देखिए ये कर रहा है इंटीग्रेशन, क्यों झटका दिया? काऊ इंसुलेटर में करंट आता है, करंट पार के ऐसा सोचता है। देखिए झटका क्यों दिया? इसलिए झटका दिया कि कह रहा है कि पहले फरिया लीजिए हम कितना वेरिएबल है इसमें। हम 2 वेरिएबल का इंटीग्रेशन 10+2 लेवल में नहीं पढ़ना है। बाईपास भी है, एक ही वेरिएबल का है, फंक्शन 2 होता है, वेरिएबल एक ही होता है। 2 वेरिएबल का ऐसे इंटीग्रेशन होता है जो सिलेबस में है ही नहीं, चाहे वो IIT हो, चाहे BIT हो, चाहे वो ऐसे 3 वेरिएबल का ऐसे होता है। पढ़ना ही नहीं, ये हाई क्लास में पढ़ना है। तो इसलिए वो झटका से बोला हटे यहां, ऐसे ही उठे इंटीग्रेट कर रहे हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल। ये वेरिएबल आता था, कांस्टेंट को बाहर निकालते हम इंटीग्रेट करते। इसमें जानते हो कि कितना वेरिएबल है? देखिए थीटा भी वेरिएबल है, dl और r। बाप रे बाप, 3 वेरिएबल है बाबू, एक वेरिएबल नहीं है, 3 वेरिएबल। पीछे तो हम लोग को 2 वेरिएबल भी मिला था,
यहां तो तीन तीन वेरिएबल, कैसे अब इसको बताइए हटाएंगे। देख लीजिए अब यही है, इंटीग्रेशन का फेरा है, फिजिक्स ने अपना काम कर दिया, वैल्यू लिख दिया, अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए। प्योर मैथमेटिकल है, नंबर पूरा का पूरा उठेगा, एकदम इसी तरह लिख देना है, आलतू फालतू नहीं लिखना। तो ये अब बताइए इसमें, इसलिए अभी हटाइए और अब जुगाड़ लगाइए एक वेरिएबल में बदलने, क्योंकि अब हमारा मेन मोटिव इंटीग्रेशन का, फिजिक्स का बात अब नहीं सोचना, इंटीग्रेशन का बात सोचना। तो चलो अब मोटिव बना लो, आर में बदल दे, थीटा में बदल दे, किस में बदले, तो चलो सबको थीटा में बदल। तो हमारे पास डीएल और आर को बदलना होगा थीटा, तो एक वेरिएबल में आ जाएगा, इंटीग्रेट कर दो। तो चलिए अब बदलते हैं, देखते हैं। पहले तो आर को बदलना है थीटा में, तो ई एंगल में देखिए, ई एंगल कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस, ये पूरा स्ट्रेट लाइन का 180 डिग्री होता है, थीटा है तो 180 डिग्री माइनस। अब चलिए इस फिगर से इस ट्रायंगल का बात अगर करें तो यहां नाम दे दे ए, तो इन ट्रायंगल ओ ए पी, इन ट्रायंगल ओ ए पी, तो देखिए तो ओ ए पी में आपका इसमें किसका रिलेशन होगा, डी चूंकि आपका गिवन है, आर आपको निकालना है, तो इसमें ई बेस हो गया, ई कर्ण हो गया, एच हो गया, और ई परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और एच, पी और एच, तो देखिए साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर डी, आप आई होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाई एच, तो ये एच हमारा आर हो गया था, अब आर बराबर लिखिए साइन पाई माइनस थीटा। अब देखिए डी साइन पाई माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट पे होगा, फर्स्ट में। इसमें साइन क्या होता है, पॉजिटिव, नहीं 180 डिग्री माइनस सेकेंड में, इसका आपका सेकेंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव रह जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी साइन ही थीटा। इसको फाइनली हम लोग लिखेंगे आर इज इक्वल टू डी 1 बाई साइन का कॉसेक, देखिए आर का वैल्यू निकल गया, थैंक गॉड, एक तो वैल्यू निकल गया, आर को तो अब हम थीटा के टर्म में ले, क्योंकि थीटा में ही है। अब हमारे पास डीएल का वैल्यू थीटा के टर्म में निकालना, तो चलिए डीएल का वैल्यू थीटा के टर्म में निकालते हैं। तो आइए डीएल का वैल्यू थीटा के टर्म में देखिए क्या हो, फिर इसी ट्रायंगल में एंड उसी ट्रायंगल में एल और डी में रिलेशन देखिए, पी और बी में tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू tan बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, तो डी बाई एल। अब देखिए एल इज इक्वल टू डी बाई tan पाई माइनस थीटा, और एल इज इक्वल टू डी बाई, अब देखो tan 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस ये हो या माइनस हो, 360 डिग्री प्लस या माइनस हो, tan का tan ही, कॉट का कॉट ही, ज्यों का त्यों रह जाता है, तो नीचे में तो tan ही हो जाएगा, tan थीटा, लेकिन इस सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसलिए इसमें माइनस हो जाएगा, क्योंकि साइन और कॉसेक ही ओनली पॉजिटिव होता है, तो माइनस हो गया। तो आपका एल इज इक्वल टू माइनस डी 1 बाई tan थीटा का कॉट, एल निकल गया, निकालना क्या था, डीएल, निकल गया एल। कैसे अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तब ना डीएल आएगा, बहादुर कुमार, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, करिए डिफरेंशिएट, डीएल बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस डी डी कॉट थीटा बाई डी थीटा।
बम बम ये नहीं समझना कि दो गो डी डी, डी अलग है, डिफरेंशिएशन का है, इसलिए बात को थोड़ा ध्यान देना। dl बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस डी, कॉट का क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सब याद रखना है डिफरेंशिएशन, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट थीटा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो dl इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस ये d कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए dl का वैल्यू भी निकल गया, r का वैल्यू dl का वैल्यू निकल गया। अब आप इसमें इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए, तब देखिए इसका वैल्यू क्या आता है। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, dl का वैल्यू दे दीजिए, आई है और dl है, तो dl का वैल्यू दीजिए यहां से d कॉसेक स्क्वायर थीटा डी, dl का वैल्यू हो गया, फिर साइन थीटा और ए नीचे में आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा d कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। देखिए सब आपके सामने है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई और dl का वैल्यू, तो dl का वैल्यू d कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा साइन थीटा और 4 पाई आर स्क्वायर, तो r का वैल्यू ये दे देंगे d कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई कर लू, सिंप्लीफाई करिए, देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो देखिए सिंप्लीफाई करते हैं। आइए अब हम उसका सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई और d कॉसेक थीटा डी थीटा और साइन थीटा, और नीचे में हो जाएगा डी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए एक डी से एक डी कैंसिल हो गया, एक कॉसेक से एक कॉसेक कैंसिल हो गया, एक कॉसेक से एक कॉसेक कैंसिल हो जाए और डी का डी हो। अब आप सिंप्लीफाई कीजिए, क्या होगा, हम लोग यहां पर म्यू नॉट आई डी एल का वैल्यू दे दिए, डी कॉसेक स्क्वायर, ऊपर में भी कॉसेक स्क्वायर ही, ऊपर में भी कॉसेक स्क्वायर थीटा ही, ऊपर में भी देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो इसका मतलब है कि दोनों कैंसिल हो जाए, बचेगा आपका देखिए क्या म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी नीचे में और ये साइन थीटा डी। अब बताइए एक वेरिएबल बचा कि नहीं, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दीजिए और साइन थीटा डी। देखिए यही आपका अब इंटीग्रेशन साइन का जो होगा लिख देना है। देखिए सिंप्लीफाई करके ये इससे कट गया, डी से वो डी नीचे बच गया, जो ऊपर में डी केवल है और ये आपका हो गया। साइन थीटा आप लिमिट दीजिए, एंगल का लिमिट देना है, ऐसा लिमिट देना है जिससे कि पूरा वायर कवर हो। तो चलो वायर का शुरुआत यहां पर है, तो एंगल का है, तो यहां पर एंगल क्या बना रहा है पॉइंट, तो यहां से लाइन ज्वाइनिंग कीजिए।
से देखिए ये एंगल आपका हो जाएगा थीटा, ये एंगल हो जाएगा थीटा, देख लीजिए ये एंगल थीटा, और तो ये पूरा यहां से शुरुआत हुआ तो यहां से ये एंगल, चूंकि एंगल का लिमिट है ना, एंगल का क्या मतलब है, एंगल का मतलब है कि करंट एलिमेंट से जिस पॉइंट पर निकाला वहां का लाइन ज्वाइंट डिस्टेंस और करंट एलिमेंट के बीच का, तो ये लाइन ज्वाइंट डिस्टेंस हो गया, करंट एलिमेंट हो गया, वही का बीच का है। और फिर यहां से मिला दीजिए तो पूरा वायर कवर हो जाएगा, पूरा वायर कवर हो जाएगा। ये देखिए ये तो देखिए ये दोनों के बीच का एंगल, तो इसको आप ऊपर ऐसे कीजिएगा और इसके बीच का एंगल ये हो गया, थीटा। करंट एलिमेंट चूंकि मिलन बिंदु से यहीं तक है लेंथ, ये डॉटेड दिखना चाहिए, ये एंगल के लिए ऊपर एक ही है, इसके बीच का थीटा 2। अब देखिए यही आपका लिमिट हो गया थीटा 1 से थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, साइन का माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रेशन थीटा 2 से थीटा 1। अब देखिए b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो लोअर लिमिट माइनस अपर, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यही देखिए आपका b का, यही मैग्नेटिक फील्ड b का आपका वैल्यू निकल गया। यही स्टेट वायर के कारण, जिसमें स्टेट वायर में करंट फ्लो कर रहा है, उसके कारण P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ B, तो डायरेक्शन आई एल क्रॉस आर, तो देखिए डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आई एल ऊपर हो गया, आर ऐसे हो गया, तो आई एल इस दोनों के परपेंडिकुलर ऐसे होगा या ऐसे होगा, लेकिन देखिए आई एल से आर की ओर जाइए शॉर्टेस्ट एंगल से, यहां से घुमाइए तो किधर जाएगा, अंदर, यहां से ऐसे जाएगा अंदर, तो इसलिए ये अंदर हो गया, मतलब इसका क्या हो गया, क्रॉस। यही देखिए यही बी का डायरेक्शन हो गया, मैग्नेटिक इसका क्रॉस हो जाएगा इनटू दी प्लेन, इसको हम लोग बोलेंगे इनटू द प्लेन, इनटू द, इस तरह ए बी का डायरेक्शन। यहां तक आपका ए एक एप्लीकेशन का हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, केस डील करते हैं। एक दो केस है जो हम लोग डील करेंगे, जिसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा तो कौन को जवाब देंगे। जब खाली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए स्ट्रेट वायर पूछेगा तो यहीं तक अपना छोड़ देंगे, लेकिन और भी क्या पूछेगा और क्या उसका जवाब होगा ये देखते हैं आगे की। आइए देखते हैं केस 1। देखिए केस 1 में क्या लिखे हैं, फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। जब लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो जाए तब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। देखो लॉन्ग स्ट्रेट वायर, या इस लॉन्ग को इनफाइनाइटली भी बोल सकते हैं, इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं। इनफाइनाइट वायर रहे, लॉन्ग स्ट्रेट वायर रहे, सब एक ही है, तो इसके कारण फील्ड निकालना है। तब बताओ थीटा 1 थीटा 2 का क्या वैल्यू दें।
कि ए स्टेट वायर इनफाइनाइट लॉन्ग, बताइए। तो देखिए इसका भी एंड पता नहीं, तबे ना इनफाइनाइट लॉन्ग है। इसका भी एंड पता नहीं, तो इसका मतलब है कि ये वायर तिरछा नहीं ऐसे हो। ये एक तरह से हम फिगर को दिखा समझने, ये पी पॉइंट है, ये आपका स्ट्रेट वायर है। देखिए ये टूट करके ऐसे है, आर ऐसे है, ये टूट करके ऐसे है, ये ऐसे जो लगा हुआ है ऐसे ऐसे, ये अब टूट करके ऐसे हो जाएगा। क्योंकि अगर यहां तिरछा होगा कुछ भी तो कहीं ना कहीं लाइन मिल जाएगा, तो इसका एंड पता चल जाएगा। इनफाइनाइट है, इसका मतलब है कि इसका एंड पता नहीं, इनफाइनाइट लॉन्ग। इनफाइनाइट कहां दो लाइन मिलता है, इंफिनिटी, तो पैरेलल लाइन होता है। तो इसलिए ये लाइन ऐसे, ये एंगल जो है यहां पर, ये एंगल आपका, ये एंगल अब इसके साथ का एंगल हो जाए, क्योंकि यही वायर ऐसे हो गया है। क्योंकि हल्का भी देखो, हल्का भी ऐसे टेढ़ा रहेगा तो कहीं ना कहीं जाकर के मिलना, बता रहा कि समझ में, कि हल्का भी अगर इससे मिला रहे हैं, इसका इंडे पता नहीं है तो ये मिलेगा कहां, नहीं मिलेगा, तो पैरेलल रहेगा जो नहीं मिलता है। इसलिए ये हमारे पास ये एंगल यहां पर पुट कर देंगे, पुट θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल टू, θ1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आई, अब ये दोनों ना हो गया, ये दोनों के बीच का कितना है, दो पैरेलल के बीच का कितना एंगल होता है, 0 डिग्री, तो इसलिए θ1 0 डिग्री हो गया। और ये देखो, ये भी एंड नहीं मिल रहा है, ये लाइन ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे था, ये अब ऐसे हो, ये ऐसे हो गया। तो ये अब ये दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, ये ऊपर है, ये नीचे है, 180, एंटी पैरेलल उसको बोलते हैं। तो ये आपका 180, तो पुट कीजिए आपका बी में, आया कि नहीं समझ में, ये इनफाइनाइट लॉन्ग कहो या इनफाइनाइट कहो, ये स्ट्रेट वायर। अब देखिए b इज इक्वल टू हो गया, अब वैल्यू दे दीजिए μ0 I बाई 4 पाई d cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री, ये आपका हो जाएगा b इज इक्वल टू μ0 I बाई 4 पाई d 1 प्लस 1, क्योंकि cos 180 डिग्री माइनस 1 देता है, तो मिल करके प्लस 1, तो b इज इक्वल टू μ0 I इंटू 2 बाई 4 पाई d। इसको याद रखने के लिए यही हो गया, इसको μ0 बाई 4 पाई का वैल्यू 10 पावर 7, 2 लिख दी, और 10 पावर माइनस 7 मैथमेटिकली सोल्व करने के लिए 2 लिख दिए, इतना का वैल्यू μ0 बाई 4 पाई का वैल्यू 10 पावर माइनस 7 I बाई d। ऐसे भी आप मैथमेटिकली करते हैं, ऐसे काट करके अब आपका आ जाएगा b इज इक्वल टू μ0 I बाई 2 पाई। यही देखिए मैग्नेटिक फील्ड होता है लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण, लॉन्ग स्ट्रेट वायर में करंट कैरी हो रहा है उसके कारण, या लॉन्ग वायर के कारण, इनफाइनाइट वायर के कारण स्ट्रेट होना चाहिए, उसके कारण ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो आप क्वेश्चन बनाते समय, मतलब जो आपको बोर्ड पे कहीं भी क्वेश्चन आए तो उसमें मैटर को देख लीजिए, कि अगर केवल पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए स्ट्रेट वायर, तो बस आप यहीं तक लिखिए। लेकिन अगर पूछ रहा है आपका कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तब आपको यहां तक ऐसे पुट करके बना देना। इसी से देखिए, ध्यान से नहीं पढ़िएगा, अब ढेर क्या करता है, चलो ना यहां तक एक आध 2 लाइन आउट दे देते हैं, नंबर आउट दे देते हैं, तो ऐसा बात नहीं है। उससे आपका नॉलेज पता कर लेगा कि हम पूछ क्या रहे हैं, जवाब क्या दे रहा है, एक ही 2 लाइन के में। इसलिए जो पूछे वही जवाब देना है। अगर एक स्ट्रेट वायर के कारण पूछे तो यही तक लिख देना है, लॉन्ग स्ट्रेट या इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के कारण पूछे तो यहां तक।
ये लाइन पुट करके सोल्व करते हैं। बोलिए बात आया कि नहीं समझ? तो इस तरह से हम लोग केस 1। अब आइए हम लोग देखते हैं केस 2। आइए अब केस नंबर 2 देखते हैं। ये है आपका फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। आप समझदार हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हमें कहां निकालना है फील्ड? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब आधा पर, आधा से मैंने खलास नहीं करना है, आधा पर। आइए देखते हैं आधा पर मतलब इसका कुछ लेंथ होगा। इसका हम एक फिगर दे रहे हैं। सपोज कीजिए ध्यान से देख रहे हो, गुल्ली डंडा नहीं खेल रहा है, खाली गुल्ली डंडा खेलता है। ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मान लो कि इसका नाम एम और एन दे कि ये फाइनाइट वायर है, स्ट्रेट वायर ही है, और ये पूरा लेंथ ए मानोगे ना, ये पीस एम एन का लेंथ कितना हो गया? ए। तो मेरा ए कितना हो गया? a/2। यहां से यहां ई भी कितना हो गया? a/2। अब यही आपको निकालना है बी पॉइंट पर। यही पी पॉइंट। इसी पॉइंट पी पॉइंट पर निकालना है। ये आपका डी है, ये θ1 है, और ये आपका θ2। यही आपका अब ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मैंने पूरा लेंथ का ई आधा पर है, पी ये पूरे वायर का आधा पर, वही हुआ हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब बताइए आपको cos थीटा, इसमें क्या चाहिए? cos θ1 का वैल्यू, cos θ2 का। तो cos θ1 का वैल्यू आइए देखते हैं फिगर्स। तो इस इन ट्रायंगल ONP ट्रायंगल में देखिए, cos थीटा इज इक्वल टू, मैं cos θ1 इज इक्वल टू, ई आपका ए है, ई कितना हो जाएगा? डिस्टेंस, ई कर्ण है, तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4, मतलब a/2 का होल स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे ही लिखते हैं। ई डिस्टेंस, ई कर्ण हो गया, तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों का स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। तो a/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर बाई 4। अब देखिए फिगर से cos θ1, तो cos θ1 बराबर बेस ई है आपका, ये एंगल है, तो ये बेस है EH, तो a/2 अब बटा हो जाएगा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4। सिंप्लीफाई कीजिए, cos θ1 इज इक्वल टू a/2, 4 एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ए स्क्वायर और नीचे में आ जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा। cos θ1 इज इक्वल टू a बाई अंडर रूट 4d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखिए ये cos θ1 का वैल्यू।
cos थीटा 1 का वैल्यू हो। तो देखिए cos थीटा 1 का वैल्यू यही आपका यहां आ जाए, cos थीटा 1। अब इस ट्रायंगल में देखिए, इसमें ई एंगल हो जाएगा आपका पाई माइनस थीटा 2, पाई माइनस थीटा 2। तो इन ट्रायंगल PNO, तो देखिए ये हो जाएगा cos पाई माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू, देखिए ये भी डिस्टेंस हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4। देखिए ये डी स्क्वायर, ये आपका डी है, ये बाई 2 है, तो ये परपेंडिकुलर बेस है, कर्ण का वैल्यू ये आपका आ जाएगा। इसमें cos पाई माइनस थीटा बाई 2, द बेस बाई कर्व, द बेस ए बाई 2 बटा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई। अब देखिए cos पाई माइनस थीटा का माइनस cos थीटा 2 इज इक्वल टू ए बाई 2 आई 4 एलसीएम लेकर के 4 डी स्क्वायर ए स्क्वायर का रूट बाई, ये आपका इतना आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आगे देखिए cos थीटा 2 इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और a अंडर रूट 4 डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 4 डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए cos थीटा 2 का वैल्यू अब इमेजिनेटेड में दे दीजिए, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, cos थीटा 1 का वैल्यू दीजिए, तो a बाई अंडर रूट 4 डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, माइनस 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 मिलके प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहां माइनस है, cos थीटा 2 का वैल्यू है, अब माइनस cos थीटा 2 में है तो माइनस माइनस प्लस हो, a बाई अंडर रूट 4 डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए ये b इज इक्वल म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी 2a डिवाइडेड बाई 4 डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही हो गया, 2 से 2 काटने का विचार है, काट देंगे, लेकिन ये मैथमेटिकली सही है। म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू 10 पावर माइनस 7। तो देखिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए एक और भी पॉइंट है जिसको हम केस 3 में दे रहे हैं, ऐसे कोई ये लिखा नहीं है एक पॉइंट, ये हम एक अंडरस्टैंडिंग कंफ्यूजन को आपको समझा रहे हैं। क्या कंफ्यूजन है आइए देखते हैं। ये कोई केस नहीं है, लेकिन एक तरह से वो कंफ्यूजन क्या है। देखिए जैसे इसमें cos थीटा के टर्म में मैग्नेटिक फील्ड आया किसी स्ट्रेट वायर के कारण, स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड cos थीटा के टर्म में आया। आप दूसरे कोई और ऑथर्स का बुक पढ़िएगा, किसी का बुक पढ़िएगा, तो किसी में साइन थीटा में भी दिया रहता है, तो साइन थीटा में दिया रहता है, इसका मतलब है कि एंगल वो अलग कोई टेक किया हो। तो देखो साइन थीटा में जब टेक करेगा तो कौन एंगल टेक करता है, आइए समझ लेते हैं। ये कोई अलग केस नहीं है, जैसे वो फर्स्ट और सेकेंडरी है, लेकिन हम इसको तीसरा पॉइंट देकर के बता दे रहे हैं। ये एक कंफ्यूजिंग पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं, ताकि आप ये न देखें अरे cos थीटा में है, साइन थीटा कैसे दे दिया। तो साइन में भी लिख सकते हैं, cos में अंतर होगा एंगल पर। एंगल आप कहां लिए हैं, तो cos थीटा है, तो देख लीजिए कि यहां पर एंगल लिए तो हमारे पास है cos थीटा है। आप कहां पर और एंगल लेंगे तो साइन थीटा आएगा। आइए देखते हैं, इसलिए उसको केस 3 में कर। आइए देखते हैं 3 केस नंबर का।
देखिए इसमें ये एंगल दिए तब आप देख ही रहे कॉस के टर्म में है, ये आपका देखिए अब इस एंगल को टेक करें, नाम इस एंगल को टेक कीजिए, इसको φ1 कर और इस एंगल को φ2। अब देखिए तो इस φ1 φ2 के टर्म में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक। तो देखिए φ1 φ2 के टर्म में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। देखिए θ1 इन ट्रायंगल PNO, θ1 प्लस φ1 इज प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री किसी भी ट्रायंगल का तीनों सम। θ1 बराबर हो गई 90 डिग्री माइनस 5। चलिए θ1 का वैल्यू आप निकाल लीजिए। अब θ2 का वैल्यू निकालिए इस ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल PMO देखिए पाई माइनस θ2 प्लस φ2 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। देखिए ई कैंसिल हो जाएगा और θ2 इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 5। देखिए ये θ2 का। अब इस इक्वेशन में पुट कीजिए मैग्नेटिक फील्ड, इसमें पुट कर दीजिए इसका वैल्यू। देखिए क्या आता है, तो B इज इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई D cos θ1 माइनस cos θ2। तो B इज इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई D और I भी है और cos θ1 का वैल्यू दीजिए, तो cos θ1 का वैल्यू 90 डिग्री माइनस 5 माइनस cos θ2 का वैल्यू 90 डिग्री प्लस 5। अब आइए देखिए μ0 I बाई 4 पाई D cos 90 डिग्री माइनस थीटा तो साइन थीटा, तो साइन φ1 हो गया। अब देखिए cos 90 डिग्री प्लस थीटा, तो साइन थीटा तो होगा लेकिन माइनस होगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया और सेकेंड में cos निगेटिव हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस साइन φ2। अब आइए ध्यान दीजिए B इज इक्वल टू μ0 I बाई 4 पाई D साइन φ1 प्लस साइन φ2। यही देखिए अब आपका ये हो गया। अब आप समझ में आया। देखिए साइन में भी यही कॉस वाला साइन में बदल गया, कंफ्यूजन दूर करना है, ये कोई याद रखना। तो यही हम निचोड़ सीखे कि जब ये एंगल रहेगा तो कॉस में होगा और ये एंगल जब रहेगा तो साइन। यही बस ध्यान रखना। इसलिए ये नहीं सोचना है कि साइन में नहीं होगा कॉस में नहीं होगा, ये को कोई याद रख करके उसी तरह हो। आप भी जान ही रहो कि ये एंगल निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा, ये निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा। तो इसलिए एक दूसरे का क्या है, पूरक है, एक दूसरे के द्वारा निकल जाएगा। तो इसलिए कोई एक को ही हम लोग याद रख करके बनाएंगे। ऐसे तो ये आसान है क्योंकि इसमें माइनस नहीं है, उसमें माइनस का ध्यान रखना क्योंकि cos θ1 पहले है θ2 बाद है। θ1 मतलब शुरुआत की है, बाद मतलब एंड वाला। तो ये सब है जो आपको आसान हो उसको याद रखें, लेकिन जो याद रखे उसका वही एंगल याद रखना है, वही एंगल ढूंढना है, वही एंगल से प्रॉब्लम बनाना है। तो इस तरह से एप्लीकेशन नंबर 1 सबसे लंबा था, खत्म हो गया। अब हम लोग अगले क्लास नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन 2 और 3 इसका दोनों खत्म कर दें, क्योंकि इतने टाइम में वो दोनों खत्म हो जाएगा। तो फिर एप्लीकेशन होगा, फिर आगे MPS का जो भी है वो सब हम लोग स्टडी करेंगे। तो इस तरह से आज रखते हैं। थैंक यू।